इनसाइट एजुकेशन द ड्रीम ऑफ सक्सेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं ज्ञानी कुमार यादव। आज मैं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट लेकर आया हुआ हूं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ये सेट नंबर 2 होगा। सेट नंबर 1 मैंने कंप्लीट किया हुआ है, ये मेरे चैनल पर उपलब्ध है। ये जो क्वेश्चन होगा 1994 का क्वेश्चन होगा, 39th बीपीएससी प्रीवियस एग्जाम का। आज मैं पहला क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, दूसरा पूर्व ऐतिहासिक काल, तीसरा उत्तर ऐतिहासिक काल, चौथा आदि ऐतिहासिक काल। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा ऐतिहासिक काल किसे बोलेंगे, पूर्व ऐतिहासिक काल किसे बोलेंगे, आदि ऐतिहासिक काल किसे बोलेंगे। तो जब इतिहास को बंटवारा किया जा रहा था कालक्रम के अनुसार, तो इसमें एक मापक के रूप में अपनाया गया लिपि का विकास। और लिपि का विकास जिस समय हो गया और जिसको हम पढ़ सकते हैं, वह जो काल कहलाता है वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। लेकिन जब लिपि का विकास ही नहीं हुआ था, उस काल को हम कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। लेकिन जिस काल में लिपि का तो विकास हो गया था, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन आज तक उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए ये जो काल कहलाता है वह कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। जब लिखित स्रोत के विषय में जाना जाए और जो पठनीय हो, इस विषय में अभी तक का जो प्राचीनतम साक्ष्य भारत का है, जो पठनीय हो और जो लिखा गया हो, वह है अशोक का जो शिलालेख है वो। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या फिर महाभारत युग। तो 600 से 800 ईसा पूर्व का जो काल है वह काल कहलाता है ब्राह्मण युग का, या फिर बोल सकते हैं ये उत्तर वैदिक काल का जो क्षेत्र पर युग पड़ता है उस समय का है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोगाज खोई का महत्व इसलिए है, जो बोगाज खोई जो है वो किस लिए महत्व रखता है? पहला ऑप्शन देखिए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा ऑप्शन है, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तीसरा, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बोगाज खोई जो पड़ता है वो पड़ता है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में पड़ता है बोगाज खोई। और जो ये क्षेत्र है ये लगभग यहाँ से एक अभिलेख मिला है, लगभग 1400 ईसा पूर्व का यहाँ से साक्ष्य मिला हुआ है, और उसमें हमारे देवी देवताएं जो वैदिक देवी देवताएं हैं उनका जिक्र मिलता है, जैसे कि अग्नि। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला होगा कि वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी या देवताओं का वर्णन मिलता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है? उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र का जो रचना किया हुआ है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। सावित्री को, जो सावित्री नामक जो देवता है हमारे, जो एक बोला जाता है कि सूर्य का जो है एक रूप माना जाता है, उसके लिए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की रचना किया गया है। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? पहला ऑप्शन, मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, तीसरा विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या चौथा आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो उदयपुर जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। यह क्षेत्र जो है प्राचीन काल में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन जो उपयुक्त जो आंसर इसमें दिया जा रहा है वह है कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। ये प्राचीन काल में मसालों का व्यापार भी यहाँ से किया जाता था, विदेशी व्यापार का भी महत्वपूर्ण केंद्र था, और आंतरिक, ये चोल जो साम्राज्य है, चोल साम्राज्य की राजधानी भी था उदयपुर, जो चोल पांडे वगैरह था उस समय। तो ये सब आंसर सही है, लेकिन उपयुक्त आंसर जो है इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विख्यात था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? पाली, दूसरा आनंद, तीसरा रकुलाभद्र, चौथा मखली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के विषय में सबको लोग जानते होंगे, ये ऑप्शन जो इसका होगा वो मखली घोषाल होगा। सातवां, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? पार्सियन का, दूसरा हिंद यूनानी लोगों का, तीसरा कुषाण का, या चौथा गुप्तों का। तो इसका जो आंसर होगा वो गुप्त होगा। लेकिन ये हिंदू यूनानी लोग जो थे, इसमें एक राजा हुआ था यूनान का, उसका एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस। उन्होंने बेसनगर एक जगह पड़ता है एमपी में, जो कि उसमें विदिशा था, विदिशा क्षेत्र था। वहाँ पर गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया था, गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाए हुए थे। और वहाँ पर सबसे पहले जो हमारे विष्णु भगवान हैं, जिनको हम लोग कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण का जो पहला साक्ष्य मिलता है
वो इसी गरुड़ स्तंभ से मिलता है, जो गरुड़ स्तंभ है उसी से। तो कहीं कहीं आंसर इसका देता है कि हिंदू यूनानी लोगों का भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो विकास जो हुआ भागवत संप्रदाय का या भागवत जो धर्म है वो गुप्तों के समय में हुआ था। और गुप्तों ने अपना जो झंडा लगाया था, इनका झंडा में गरुड़ था, गरुड़ स्तंभ का भी इन्होंने निर्माण करवाया हुआ था। अगला जो ऑप्शन देखिए, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? पहला कलिंग अभिलेख, दूसरा अशोक का गिरनार अभिलेख, तीसरा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या चौथा अशोक का सोपारा अभिलेख। तो जो इसका आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। बोला जाता है कि यहाँ पर एक सुदर्शन झील है, जूनागढ़ में सुदर्शन झील, इसका जो निर्माण करवाया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य का एक मंत्री था, उसके द्वारा। ये जूनागढ़ का जो अभिलेख है रुद्रदामन का, उसमें इसमें इसका वर्णन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 9th नंबर, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो मगध का सम्राट जो अशोक ने अपने आप को बताया था वो है भाबरू स्तंभ। भाबरू स्तंभ जो है ये राजस्थान में मिलता है, भाबरू स्तंभ। और इसमें से एक और फैक्ट जो है, अशोक जो है अपना नाम अशोक के रूप में किस किस अभिलेख में लिखवाया हुआ था? तो इसका आंसर होगा एक गुर्जरा अभिलेख है, एक निट्टूर अभिलेख है, उदयगोलम अभिलेख और एक मस्की। ये सब में अशोक का वर्णन मिलता है, नहीं तो सब जगह इसका नाम है प्रियादर्शी। अगला क्वेश्चन देखिए, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। पहला संगम साहित्य, दूसरा मिलिंद पन्हो, तीसरा जातक कहानियाँ और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो आप लोग जानते होंगे एक नागसेन बौद्ध भिक्षु था, और मिनांडर ये दोनों का संवाद जो है, जो संवाद है वही मिलिंद पन्हो में वर्णन किया हुआ है। और ये इनका सवाल था और इनका बौद्ध भिक्षु जो थे नागसेन, उनका जवाब था, तो उन्हीं का संकलन जो है वो मिलिंद पन्हो है। अगला 11वां क्वेश्चन देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? पहला गुप्त वंश, दूसरा पाल वंश, तीसरा राष्ट्रकूट वंश या फिर चौथा प्रतिहार वंश। तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश। 12, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय में? तो जो क्षुद्र या फिर अछूत का जो शुरुआत माना जाता है वो माना जाता है उत्तर वैदिक काल में। 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल का समय है, और इसमें बोला जाता है कि अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? पहला तजुद्दीन यल्दुजा, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, चौथा नासिरुद्दीन कुबाचा। तो इसका आंसर जो होगा, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले शमसुद्दीन इल्तुतमिश इनको दिए हुए थे, अपना इक्ता प्रदान किए हुए थे। 14वां नंबर, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? इसका आंसर जो होगा वो अलाउद्दीन खिलजी होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने राजस्व की वृद्धि के लिए अपना जो भूमि है, राज्य का जो भूमि है उसका विस्तार का प्रयास किया हुआ था, और उसमें जो भूमि था उसको जो राज्य के नियंत्रण में होता था वह खालसा भूमि के नाम से जाना जाता था, खालसा भूमि। इसलिए आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी होगा। 5वां, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? ऑप्शन 1 चांदी तांबा, दूसरा सोना चांदी तांबा, तीसरा चांदी जस्ता तांबा या फिर चौथा सोना जस्ता तांबा। तो जो इसका आंसर होगा वो सोना चांदी एवं तांबा होगा आंसर, क्योंकि जो टंका है, टंका सोना का भी था और चांदी का भी था। टंका जो सबसे पहले भारत में चलाया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, और जो बलबन है, बलबन ने टंका सोना में चलाया हुआ था, सोना का सिक्का था उसके समय में। ससगानी और जीतल, जो ससगानी है वो चांदी का था और जीतल है वो तांबा का था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 12मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इमामी, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर रस खान? तो इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी।
अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी पर, या फिर मुद्रा प्रणाली। तो इसका जो मुख्य विशेषता थी वो है भू राजस्व व्यवस्था। इसमें भू राजस्व का जो व्यवस्था संकलन जो होता था नगद में और वस्तु दोनों के रूप में विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की वसूली की जाती थी। 18 नंबर क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पहला उसकी घुड़सवार सेना, दूसरा उसकी सैन्य कुशलता, तीसरा तुलुगमा पद्धति, या फिर अफगानों की आपसी फूट। इसका जो आंसर होगा तुगलमा प्रथा जो है ये एक सैन्य रणनीति थी युद्ध कला जो है उसके लिए। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन बलबन, मतलब गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह या फिर अकबर की। जब्ती प्रणाली ये भू राजस्व वसूलने की एक तरीका था। इसकी शुरुआत जो किया हुआ था राजा टोडरमल, आप लोग नाम सुने होंगे राजा टोडरमल, ये इनका जन्मदाता है। लेकिन इसका शुरुआत जो किया गया था वो शेरशाह सूरी के समय में किया गया था और इसका जो विकसित रूप जो हुआ वो अकबर के समय में हुआ। तो इसका आंसर शेरशाह सूरी आंसर होगा इसका। लेकिन कहीं के आंसर इसको अकबर भी देता है। तो अकबर इस व्यवस्था को एक सुव्यवस्थित रूप से विकसित किया हुआ था, लेकिन शेरशाह के सूरी के काल में यह अपने शुरुआती चरण में डेवलप हो रहा था। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य के कानून से, मनसा प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून, तीसरा टकसाल से संबंधित कानून, या कृषि से संबंधित कानून। ये जो आंसर होगा इसका राज्य के कानून के संबंध में है। यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून था, धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, दूसरा कंधार, तीसरा कुंटूज, चौथा गजनी। तो इसका आंसर होगा कांधार। अभी भी कांधार, काबुल वगैरह की स्थिति बहुत खराब दयनीय स्थिति में पहुंच गया जब तालिबान यहाँ पर आया हुआ है। और उसमें अकबर, ये कांधार जो है वो अकबर के समय तक मुगल साम्राज्य का अंग रहा था, लेकिन जहांगीर के समय में लगभग 1622 ईस्वी में यह ईरान के शासक इसको जीत लिया हुआ था। उसके बाद फिर 1638 ईस्वी में शाहजहां इसे फिर से मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था, लेकिन इसे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अस्थायी रूप से रख नहीं सका और 1649 ईस्वी में फिर से कांधार जो है और ईरान के शासकों के अधीन चला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। इसका आंसर होगा जहांगीर। दो अस्पा और सिंह अस्पा यह एक ऐसी प्रणाली थी, आप लोग मनसबदारी के विषय में सुने होंगे। मनसबदारी, मनसबदारी सैन्य व्यवस्था मुगलों के अधीन था। ये प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विशेषता था मुगलों के अधीन। तो इसमें सवार होता था और जात होता था। सवार जो लोग इसमें थे और ये ओहदा होता था जात। इसमें दो अस्पा या सी अस्पा में ऐसी व्यवस्था किया गया कि जो निर्धारित संख्या में सैनिक रखना होता था उससे 2 गुना सी अस्पा में रखना होता था, तो इसलिए 2 अस्पा सी अस्पा नाम पड़ा इस सबको। अगला क्वेश्चन देखिए, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? मराठा भू राजस्व प्रथा, दूसरा तालुकदारी प्रथा, तीसरा कुतुबशाही प्रशासन या चौथा इनमें से कौन है? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी सरंजामी। इस व्यवस्था में भूमि को दान में दिया जाता था ताकि जो सैनिक है सैनिकों का रख रखाव किया जा सके। तो इसका आंसर होगा मराठा भू राजस्व प्रथा। 24वां, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? गोवा, बंगाल के हुगली में, सूरत में या फिर अमरकोट में। तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी अस्थाई फैक्ट्री खोला था, अस्थाई फैक्ट्री। लेकिन इससे पहले ही 1608 ईस्वी में पहला अस्थाई फैक्ट्री सूरत में खोला गया था। उसके बाद ये भारत में पहली फैक्ट्री थी, ये जो 1608 ईस्वी में थी वो भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी। इसके बाद 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम जो है वहाँ पर पहली फैक्ट्री दक्षिण भारत में अंग्रेजों द्वारा खोला गया था। और ये 1612 जो ईस्वी है ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई पहली अस्थाई फैक्ट्री है।
25वां नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन वासुदेव बलवंत फड़के। चौथा ऑप्शन ज्योतिबा फुले। इसका आंसर होगा वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने कृषक क्रांतिकारी संगठन बनाया था, इसका नाम था रामोसी। रामोसी संगठन जो है वो एक कृषक क्रांतिकारी संगठन था। भारत में जो क्रांतिकारी का जनक कभी कभार बोला जाता है इन्हें गोपाल कृष्ण नहीं, ये सॉरी वासुदेव बलवंत फड़के को। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? रिपन, लिट्टन, कर्जन या फिर मिंटो। इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये देसी जो प्रेस था उस पर सेंसर के लिए, उस पर रोक के लिए लिट्टन के द्वारा लाया गया था 1878 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल या फिर तारकनाथ दास। इसका आंसर होगा तारकनाथ दास। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? पहला लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, दूसरा कोमागातामा घटना, तीसरा प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ या फिर चौथा करतार सिंह सराभा को फांसी। इसका आंसर होगा कोमातामा जो घटना है वो ये 1913 में घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। इसका आंसर होगा लखनऊ। 33वां क्वेश्चन, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति करना या फिर चौथा खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो इसका आंसर होगा जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। ये घटना जो है 1921 की घटना है, यूपी की सीतापुर वगैरह जो क्षेत्र पड़ता है उधर की घटना है। ये सेंटेंस जो है रक्षा करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, पूरी सही नहीं है, लेकिन कोई आंसर ऐसा है नहीं, क्योंकि इस समय पूरी ना तो लगान देना बंद करना पूरा था, क्योंकि कुछ जो लगान जो वास्तविक लगान था उसको देना था। इसमें जो छोटे जमींदार थे, छोटे जमींदारों की रक्षा करने के संबंध में भी कुछ इसका आयाम था, और छोटे जो जमींदार थे उन लोगों ने भी इनमें भाग लिया हुआ था, और इसका जो मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे वो नीची जाति के लोग थे, नीची जाति के लोग। अगला क्वेश्चन, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में चला था। पहला ऑप्शन किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, दूसरा साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों के उद्धार हो सके, तीसरा जमींदारों के द्वारा गांव के निम्न जाति तथा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम, चौथा निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। जो नाई धोबी आंदोलन है ये यूपी में हुआ था, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था एक आंदोलन। 35वां क्वेश्चन, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, राजेंद्र आजाद, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह। तो ये कैप्टन मोहन सिंह का ये दिमाग की उपज थी। इन्होंने फिर 1942 के आसपास में सुभाष चंद्र बोस को, 1943 के आसपास में सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर किए हुए थे आजाद हिंद फौज को। 36वां क्वेश्चन, किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942, कार्यकारिणी समिति 1945 और कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो इसका आंसर होगा 1937। ये नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से या उनके प्रयासों से ये सफल हुआ था। 37वां क्वेश्चन, चौरा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 या 8 में या 1920? ये 1920 नहीं है, 1820 है। तीसरा 1958 से 59 और चौथा 1989। इसका आंसर होगा 1820, क्योंकि 1820 ईस्वी के आसपास में कोल्हान जो क्षेत्र पड़ता है, झारखंड का कोल्हान क्षेत्र, वहाँ पर विद्रोह किया गया था आदिवासियों के द्वारा। 38वां क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारादारी, तीन कठिया पद्धति, जेनमीस या इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह था वो तीन कठिया प्रणाली से संबंधित था। तीन कठिया प्रणाली क्या होता है? तो ये एक खेत है, इस खेत को 3 भाग बांटा गया। अब बोला गया कि इसका जो
अगला क्वेश्चन देखिए 39वां क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्छा नागा, तीसरा कोल और चौथा बिरसा मुंडा। तो उलगुलान विद्रोह सबको जानते होंगे, बिरसा मुंडा से संबंधित था। 40वां क्वेश्चन, मुंगेर का बरहियाताला विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास भूमि का वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद करना, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या फिर वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो जो बरहियाताला विरोध का उद्देश्य था वो बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। ये बिहार में चला हुआ था, मुंगेर क्षेत्र में, और जो आंदोलन के नेतृत्व करता था वो कार्यानंद शर्मा जी थे। 41वां क्वेश्चन, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1911, 1912, 1913 या फिर 1916? इसका आंसर होगा 1916। ये बीपीएससी बहुत बड़ा क्वेश्चन, 1912 बीपीएससी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है ये। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916, 1917, 1918 या फिर 1921? तो पटना जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1916 में हुई। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? तो 1930 और 31 में बरही, ये बरही क्षेत्र जो होगा तो ये बरही हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हजारीबाग। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन है मधुबनी, भागलपुर, गया या फिर मुंगेर। तो ये मुंगेर में क्षेत्र पड़ता है बढ़िया, ये बढ़िया को ही बरही कहा गया है, इसलिए आंसर इसका होगा मुंगेर।